द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के दीक्षित सर। प्यारे बच्चे सभी कुशल होंगे, सब मंगलमय होंगे। देखिए जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे अध्याय 1 प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब वह विकल्पीय जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये फिजिक्स के पार्ट, फिजिक्स का जो पहला अध्याय है उससे लिए गए हैं। तो देखिए बिना देरी किए हुए आपको समझाते हैं, पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इनसे निश्चित क्वेश्चन बनने की संपूर्ण संभावना है। जिस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। कहां रखना होगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, कहां रखना होगा कि वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बन सके। तो जिस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां क्या है, ये समझना है आपको। सीधा व बड़ा, सीधा व बड़े के लिए आपको क्या करना है, आपको दर्पण देखना है, कहां रखना चाहिए दर्पण के, और दर्पण कैसा है बेटा ये ध्यान रखना है। दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसे कहां रखेंगे, हम रखेंगे बेटा इसे अवतल, अवतल दर्पण के जो जो वो है दर्पण के वक्रता केंद्र, व जो दर्पण का वक्रता केंद्र है उस पर रखेंगे बेटा इसे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। प्यारे बच्चों, समतल दर्पण की, जो हमारा समतल दर्पण होता है जिसमें चेहरा देखते हैं, जो चेहरा देख के आप डेली चेहरा देखते होंगे, उसमें वो होता है समतल दर्पण। तो उसकी फोकस दूरी, बात किसकी कर रहा है बेटा, फोकस दूरी की। फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो फोकस दूरी कितनी होगी बेटा, ये अनंत। इसमें क्या होता है बेटा, जो समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो होती है बेटा वो अनंत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना समय गंवाए हुए कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे बेटा। तो यहां ध्यान देते हैं बेटा, अवतल दर्पण के, बेटा ये जरूर ध्यान देना है, बड़े नम्र स्वभाव से, शांत स्वभाव से विकल्पों को सोचना है कि प्रश्न क्या कह रहा है और पूछा क्या गया है। अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह पूछ रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो ये प्यारे बच्चों ये बनेगा उल्टा, वास्तविक व बड़ा। ये ध्यान देना है आपको, जैसे हमने आपको पढ़ाया है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो उसमें से हमने आपको ये विकल्प रखे हुए हैं। अत्यधिक मात्रा में ये पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बेटा बात करेंगे अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कराए, किसी अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण कैसा है प्यारे बच्चों, यहां अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तब वस्तु की स्थिति कहां होगी, वस्तु को कहां रखा होगा, वस्तु कहां रखी गई होगी। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, ये आपको कहां होगा। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, वस्तु की स्थिति होगी बेटा ध्रुव व फोकस के बीच। कहां होगी बेटा, ध्रुव व फोकस के बीच होगी। जैसे हमारी एक वीडियो है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, आप उन्हें एक बार वीडियो को देख लें, उससे आपको ये चीजें स्पष्ट हो सकती है। अब बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है संयुग्मी फोकस संभव है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, कहां संभव है, ये जो संयुग्मी फोकस है वो कहां संभव होगा, केवल किस में संभव होगा, या उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, या साधारण कांच में, या अवतल दर्पण में। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहां क्या होगा बेटा, ये अवतल दर्पण में। किसमें होगा बेटा, ये अवतल दर्पण में। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। क्या संबंध होता है बेटा, ये ध्यान रखिए। फोकस दूरी, फोकस जो दूरी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये क्या बेटा, ये त्रिज्या की कैसी होती है बेटा, आधी होती है। कैसी होती है बेटा, ये आधी होती है। तो ये क्या होगी बेटा, फोकस दूरी f, त्रिज्या r बाई 2। ये हमें कहां दिख रहा है बेटा, देखिए f बराबर r, ये गलत है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर नहीं होती। अब यहां ध्यान देंगे बेटा, फोकस दूरी 1/r, ये भी कैसा है बेटा, रॉन्ग है। एक और देखते हैं बेटा, इसे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के दोगुनी नहीं होती। जिस प्रकार से मान लीजिए हम आपको बता देते हैं, देखिए ये हो गया बेटा ध्रुव हो गया, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र C है। तो क्या होगा बेटा, फोकस दूरी ये, तो यहां से ये जो भाग होगा, ये क्या होगा बेटा, त्रिज्या होगी। क्या होगी बेटा, त्रिज्या होगी। और यहां से इसका जो आधा भाग है, ये होगी बेटा फोकस दूरी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधे के बराबर होती है। तो ये भी कैसा होगा बेटा, रॉन्ग होगा। समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है। कितनी है बेटा, 12 सेमी है। दर्पण कैसा, ये ध्यान रखना है। इनको पढ़ने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। प्रश्न में दे रखा है अवतल, और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, अवतल ही समझ लिया उसे, उत्तल समझ लिया उसे। तो क्या होता है, इसे प्रश्न क्या होगा, गलत हो सकता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है बेटा, वक्रता त्रिज्या r होती है। अवतल में है तो माइनस में रहेगी। ये हो जाएगी प्यारे बच्चों 12 सेमी। क्या हो जाएगी, 12 सेमी। अब ध्यान देते हैं बेटा, पूछा क्या गया है इसमें, तब इसकी फोकस दूरी होगी। आप फोकस दूरी पूछिए, तो फोकस दूरी होती है बेटा f को हमें बताना है कि f कितनी होगी। अभी इससे पहले वाले हमने प्रश्न में आपको बताया था कि फोकस दूरी क्या होती है बेटा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए क्या होगा, -12/2। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा बेटा, ये होगा 6 टाइम डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, माइनस का है, ये हो गया सेमी। आप देखिए ये कहां है, देखिए यहां है, यहां नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं है। ये माइनस का 24 है, ये भी नहीं है। अब देखो ये कहां मैच कर रहा है, ये यहां मैच कर रहा है। तो कौन सा वाला होगा प्यारे बच्चों, ये वाला होगा। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको 20 विकल्प प्राप्त होंगे बेटा आपकी परीक्षा में। तो उन 20 विकल्पों में से फिजिक्स का जो भाग होगा, लगभग 7 से 8 प्रश्न आपके फिजिक्स से बनते हैं। तो उसमें से क्या होगा,
अब जो हमारे जो चैप्टर हैं उनमें से तीन से जो 4 विकल्प बनेंगे, 3 से लगभग 4 का वेटेज होगा, वो इन्हीं अध्यायों से होगा, इसी अध्याय से होगा। तो इन अध्यायों में बेटा क्या होगा कि ये जो मैं करा रहा हूं लगभग हो सकता है कि संख्या बदल जाए, प्रश्न का तरीका यही रहेगा प्यारे बच्चों। तो इन्हें ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कैसा है ध्यान रखना है बेटा, कैसा है, अवतल है, फोकस दूरी क्या बेटा, फोकस दूरी एफ होती है, दर्पण है हमारा अवतल, तो फोकस दूरी बेटा हमने आपको प्यारे बच्चों बता रखा है, ध्यान दीजिए। यह तो आप नहीं समझ पाए, कोई बच्चा नए वीडियो पे है तो क्या होगा, पुरानी वीडियो को देख ले हमारी को, तो उससे क्या होगा कि ये जो पीछे के जो टॉपिक हैं, जो बारीकियां हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अवतल है तो अवतल में हमेशा क्या होता है बेटा, माइनस, जो फोकस दूरी होती है माइनस की होती है, माइनस के 10 सेमी। अब ये कह रहा है यहां दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जो दर्पण दे रखा है उसकी क्या ज्ञात करनी है बेटा, वो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है बेटा, आर, ये फाइंड करनी है बेटा, ज्ञात करनी है कितनी होगी। जिस प्रकार से सूत्र होता है बेटा एफ बराबर आर बाई टू। हमें क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, देखो बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। क्या है बेटा, वो बहुत इजी है, किसी को किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं आने वाली। इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2f बराबर आर। आर जो वक्रता त्रिज्या होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर। तो ध्यान दो बेटा, देखिए 2f कितना दे रखा है बेटा, माइनस के 10 बराबर त्रिज्या आर, 10 दूनी 20 माइनस के 20 आर बराबर हो जाएगा बेटा माइनस के 20 सेमी। क्या हो जाएगा बेटा, वो माइनस के 20 सेमी। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अब यहां 10 दे रखा है, ये नहीं होगा। अब देखिए बेटा यहां 30 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। 40 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों क्या है, देखिए यहां 20 सेमी दे रखा है, माइनस का 20 सेमी, और ऑब्जेक्ट में दे रखा है 20 सेमी। तो क्या होता है यहाँ प्रिंटिंग, जो प्रिंट में मिस्टेक भी हो सकता है, या जब नहीं कुछ दे रखा है तब ये 20 है तो क्या लगाएंगे बेटा, 20 पे लगा देंगे। यदि ध्यान दीजिए, यदि यहां क्या होता बेटा, ये 20 दे रखा है, इसके पश्चात क्या दे रखा होता, या मान लीजिए डी पे क्या दे रखा होता, माइनस के 20 सेमी, तो क्या करते बेटा, फिर उसे लगाते हम। ठीक है ना बेटा, ये समझने की चीजें हैं, बारीकियां हैं, ये प्रश्नों को घुमा देते हैं कभी कभी एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, एक उत्तल दर्पण, हमें सबसे पहले समझना है क्या है बेटा, बात किसकी हो रही है बेटा, प्रश्न में उत्तल दर्पण की, किसकी हो रही है बेटा बात, उत्तल दर्पण की हो रही है। अब उत्तल दर्पण में बात किसकी हो रही है बेटा, फोकस दूरी की। फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उत्तल है, उत्तल में फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगी बेटा 10 सेमी। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है बेटा, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो जिस प्रकार से जो सूत्र है एफ बराबर आर बाई टू, तो देखिए बेटा त्रिज्या पूछ रहा है तो इसका गुणा इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 2f बराबर आर, और ये हो जाएगा बेटा 2। अब यहां क्या होगा बेटा, 10 बराबर आर, 10 दूनी 20 आर, तो ये जो रेडियस है, जो वक्रता त्रिज्या है, ये क्या हो जाएगा बेटा 20 सेमी।
जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा एग्जाम में, कि जल्दबाजी के चक्कर में जो विकल्प है उसका थ्योरी में क्या होता है, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 या 5 जो भी नंबर का प्रश्न दे रखा है और उसमें क्या किया आपने, थोड़ा भी गलत कर दिया तो क्या होता है, 4 नंबर का प्रश्न है, 5 का है तो 5 में से मान लीजिए 1 नंबर कट जाएगा, 4 आ जाएंगे और कट जाएंगे तो 3 आ जाएंगे। परंतु इसमें क्या होता है बेटा, 3 चांस होते हैं गलत होने के, 1 चांस होता है सही होने का, 1 नंबर प्राप्त करने का। अब देखिए 3 चांस कैसे होते हैं गलत होने के, तो देखिए यहां देखते हैं कितना बेटा, 20 सेमी है ये, देखो यहां 20 सेमी नहीं है, 1 चांस गलत हो गया। दूसरा देखिए यहां कितना प्यारे बच्चों, 10 सेमी, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, 2 चांस हो गए गलत होने के। तीसरा है बेटा यहां 15 सेमी, ये भी नहीं है। अब देखो 3 चांस क्या हो गए बेटा गलत होने के, हमें सिर्फ खोजना क्या है, 3 को गलत साबित करना और 1 को सही साबित करना है। हम सही साबित ही करना जानते हैं, गलत साबित नहीं जानते, फिर भी गलत हो सकता है। तो देखिए यहां हमने तीनों को क्या साबित कर दिया कि ये तीनों कैसे हैं गलत। अब हम इससे साबित, देखिए यहां से क्या साबित कर दिया कि ये सही है। समझ में आया, तो कहां टिक करेंगे बेटा, ऑप्शन डी 20 सेमी। समझ में आया होगा, आराम से देखते जाइए, इसी प्रकार से आपको स्टडी जारी रखनी है। प्यारे बच्चों आगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां देखिए प्यारे बच्चों, किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले, 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, बात किसकी हो रही है बेटा, यहां अवतल दर्पण की, और फोकस दूरी कितनी दे रखी है बेटा 10 सेमी। फोकस दूरी कितनी है बेटा 10 सेमी। दर्पण अवतल है तो माइनस आएगा, माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, यू कितना दे रखा है हमारा, सदैव माइनस होता है, 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब यह पूछ रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो हमें यह फाइंड करना है कि यह वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखिए बेटा, अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए, देखिए इससे इस प्रकार से भी हम सोच सकते हैं, यदि हमसे कुछ नहीं आता तो इतना जरूर सोच पाएंगे हम कि फोकस दूरी कितनी दे रखी है बेटा, फोकस दूरी दे रखी है 10 सेमी, तो क्या होगा, और उस वस्तु कहां रखी है इसके 2 गुने पर, 20 सेमी की दूरी पर, किस पर रखी है बेटाओ 20 सेमी की दूरी पर। तो क्या होगा, पूरी जो रेडियस होगी, पूरी जो रेडियस होगी यहां, देखिए प्यारे बच्चों, फोकस दूरी दे रखी है 10 सेमी, वस्तु रखी है कहां बेटाओ 20 सेमी की दूरी पे, कहां रखी है बेटाओ 20 सेमी की दूरी पर। दर्पण के, अब ध्यान दीजिए बेटा, प्रतिबिंब पूछ रहा है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब देखिए इसे समझने के लिए इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इसमें से भी फाइंड कर सकते हैं, बी से भी पता चल जाएगा कि वस्तु कहां पर रखी हुई है। अब ध्यान देंगे, देखो इनसे ही समझ लेते हैं, यहां दर्पण के पीछे बनेगा नहीं बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा नहीं बनेगा, फोकस पर बनेगा नहीं बनेगा। अब एक रह जाएगा बेटा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहां बनेगा बेटा ये दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। समझ में आया होगा। बात करते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां ये कलर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम यहां इसे चेंज कर लेते हैं, यह शायद बेटर दिखाई देगा उससे। फिर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। यहां देखिए बेटा,
आप ध्यान देते हैं यहां एक उत्तल दर्पण की, क्या बेटा यहां उत्तल दर्पण है, ये जरूर ध्यान देना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है बेटा 12 सेमी है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, अब क्या पूछ रहा है बेटा, त्रिज्या पूछ रहा है यहां ये इस प्रकार के। अब ये सोचिए देखो बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि निश्चित बोर्ड में आने वाला है। संख्या बदल सकती है पर इस पे आधारित एक प्रश्न जरूर बनेगा और बनता आया है अब तक। त्रिज्या पूछा है तो क्या होता है बेटा, हमने आपको बताया है कि जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू फोकस दूरी, फोकल लेंथ जो है दे रखी है बेटा 12, 12 टू या 24, 24 है। अब ध्यान दो बेटा, इससे देखिए मैच कीजिए, यहां 6 नहीं है ना, 24 होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। 24 होना चाहिए, या 12 दे रखा है ये भी गलत हो गया। 24 होना चाहिए, या 18 हो गया, ये भी गलत हो गया। देखिए यहां कितना है बेटा 24, तो ये सही है। हमें सबसे ज्यादा यदि कहीं ध्यान देना है तो ये ध्यान देना है कि 3 गलत क्यों है, एक सही क्यों है। यदि इस पे आप इस प्रकार से यदि आप मेहनत करते हैं तो आप इन्हें करेक्ट आंसर दे पाएंगे। कभी कभी क्या होता है बेटा, जल्दबाजी में बच्चे ऐस कर देते हैं और थोड़ा तनिक सी मिस्टेक के पीछे एक नंबर हाथ से चला जाता है। इसलिए हमें तीनों को भी ट्राई रखना है कि तीनों में क्यों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटाओ। ये कह रहा है किस दर्पण में देखिए बेटाओ, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, ध्यान देना कैसा बेटा, छोटा, सीधा व काल्पनिक, कैसा बनता है बेटा, काल्पनिक, आभासी, किस में बनता है, जिस प्रकार से आपको याद होगा, जिस प्रकार से आपको याद होगा, जिस प्रकार से आपने याद हमारी पुरानी वीडियो देखी है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो उसमें बताया गया है, हमने बताया है आपको कि जो दर्पण है बेटा, देखिए दर्पण है उसमें क्या होता है, किस में काल्पनिक बनता है, किस में आभासी बनता है, किस स्थिति में आभासी बनता है, किस में वास्तविक बनता है, या वस्तु को कहां रखा गया, ये सारी जानकारी जो है उस वीडियो में प्राप्त होगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना है, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण में तो नहीं होगा। समतल दर्पण में यदि आप चेहरा देखते हैं, चेहरा आप देखोगे पास जाके तो ऐसा नहीं दिखाई देगा। अवतल दर्पण में भी नहीं दिखाई देगा। अब ये कह रहा है किसी में भी नहीं, ये गलत कह रहा है। किस में होगा बेटा, वो उत्तल दर्पण में। किस में होगा बेटा, ये उत्तल दर्पण में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब ये कह रहा है बेटा किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा, जो दृष्टि क्षेत्र है वो किसका अधिक होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है बेटा वो उत्तल दर्पण का। किसका होता है बेटा, उत्तल दर्पण का होता है दृष्टि क्षेत्र, जिसपे अधिकतम प्रकाश पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। देखिए ये कह रहा है
यदि आपतन कोण 42 अंश है, 24 है बेटा, और यहां अपवर्तन कोण कितना है बेटा, यहां 30 अंश है, तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मान लीजिए ये माध्यम का सीमा पृष्ठ है और ये इसका अभिलंब है, ये इसका अभिलंब है, ये हो गया बेटा अभिलंब, और ये हो गया माध्यम का बेटा सीमा पृष्ठ। अब ये कह रहा है बेटा जो आपतन कोण है, क्या है बेटा, जो आपतन कोण है, आपतन कोण है बेटा, यहां ये कह रहा है कि 42 अंश, ये दे रखा बेटा 42 अंश दे रखा है यहां। अब ये कह रहा है बेटा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण दे रखा है बेटा 30 अंश, कितना दे रखा है बेटा, 30 अंश दे रखा है ये। तो ये कितने अंश विचलित होगी, विचलित होती है, तो विचलित कितनी होगी बेटा, इसे ऐसे या तो विचलित ना होती, विचलित का मतलब मार्ग से क्या हो रही है बेटा, ये हट रही है, झुक रही है अभिलंब की ओर। यदि ये ना झुकती तो कैसे जाती बेटा, ये इस प्रकार से गुजरती, इस प्रकार से। तो मान लीजिए ये कितना विचलित हुई, यहां डेल हुई, तो देखिए यहां क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो इसकी शर्त है एक, हमेशा आपतन कोण क्या होता है बेटा, अपवर्तन कोण के बराबर होता है, जिस दर से डाली गई है, या तो विचलन ना हो तो उसी कोण से क्या होगी बेटा, वो बाहर निकलेगी। तो देखिए यहां क्या है, ये है बेटा यहां 42 अंश। अब इन दोनों एंगलों को यदि जोड़ देते हैं तो टोटल एंगल होगा बेटा ये, क्योंकि इतना विचलन है। यदि हम इसे पक्षांतर करके साइड में लेके आते हैं तो ये क्या होगा, 42 अंश, 42 में से बेटा 30 को माइनस करते हैं तो कितना हमारे पास प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा बेटा 12 अंश, कितना होगा, 12 अंश प्राप्त होगा। अब देखिए कहां है 12 अंश, ये हो गया 12 अंश, तो हम कहां बेटा टेक करेंगे, यहां 12 अंश को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब शायद ये आपको स्पष्ट दिख रहा हो, ये कह रहा है बेटा यहां समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण, ये जरूर ध्यान देना बेटा, समतल दर्पण, बात किसकी हो रही है बेटा, समतल दर्पण की बात हो रही है, समतल दर्पण द्वारा। तो देखिए समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है, कितना होता है बेटा, 1 होता है। जिस स्थिति पे आप वस्तु को रखोगे उसी स्थिति पे आपका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दोनों ही बराबर होते हैं तो इसका क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहां ध्यान देना है आपको। यदि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच की बात हो रही है, अपवर्तनांक कितना है बेटा, 3/2 है, यहां 3/2 दे रखा है। अब बात कर रहा है ये कांच के सापेक्ष वायु का, कांच के सापेक्ष वायु की बात कर रहा है कि ये कितना होगा। तो हमने प्रकाश की उत्क्रमणीयता में आपको समझाया है, यदि आपने रेगुलर हमारे क्लासों के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, और जहां तक संभव है आपको संपूर्ण समझ में आ रहा होगा, इसी वे में पढ़ाने की कोशिश की जा रही है आपको। तो देखिए बेटा यहाँ ये कितना दे रखा है, 3/2 इंटू
कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक टोटल कितना होता है बेटा, ये 1 होता है। तो देखिए पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां ये 2 भाग में है तो ऊपर गुणा में आ जाएगा, ये गुणा में है तो ये किस में आ जाएगा बेटा, भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा ये, अब इसे यहां चेक करते हैं। ये 1/3 है, नहीं होगा। 1/2 है, नहीं होगा। 2/3 है और ये भी 2/3 है तो ये होगा, यहां टिक करेंगे। और ये क्या होगा बेटा, ये भी नहीं होगा। तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा यहां नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है यहां कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो हमेशा सदैव ध्यान रखिए किसके लिए होता है बेटा, बैगनी रंग के लिए। किसके लिए होता है बेटा, बैगनी रंग के लिए होता है। क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा यहां। अब देखिए बेटा यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनंत अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा। तो ये समझना है, दोबारा से देखिए। ये होगा बेटा अनंत, बात किसकी कर रहा है, अनंत की। अनंत के साथ किसकी बात हो रही है, उत्तल दर्पण की। और उत्तल दर्पण में किसकी हो रही है बेटा, ध्रुव की। ध्रुव पी के बीच, अनंत व ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा। बात हो रही है बेटा उत्तल दर्पण की। यहां से ये अनंत है, इसका अनंत से यहां तक कहीं भी यदि वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। दर्पण के देखिए, ये दर्पण इस प्रकार का होगा तो कहां बनेगा बेटा, यहां से फोकस एफ ये हो गया। तो सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे पी व एफ के बीच में, पी व एफ के बीच में इस एरिया में बनता है। और कैसा होता है बेटा, ये आभासी और वह सीधा, ये हमने आपको बता भी दिया है। तो देखिए यहां चेक करते हैं, यहां दर्पण के पीछे ध्रुव पी व फोकस एफ के बीच कैसा बेटा, आभासी एवं सीधा। पहले ही पे इसी पर टिक कर देंगे बेटा, किस पर कर देंगे बेटा, यहां ऑब्जेक्ट ए पर। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है बेटा, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये निश्चित होती है, फिक्स होती है। ये अपवर्तनांक 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ये कह रहा है यदि वायु में प्रकाश की चाल ये है और हमने कांच ले लिया, उसी प्रकाश किरण को किस में डाल रहे हैं बेटा, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में डाल रहे हैं, तो प्रकाश किरण क्या होगी। तो देखिए अपवर्तनांक कितना दे रखा है बेटा, यहां 3/2। अब ये पूछ रहा है यहां कांच में प्रकाश की चाल,
अब देखिए बेटा क्या होता है, हमने आपको एक सूत्र लिखवाया था, तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा वायु में प्रकाश की चाल वटे माध्यम, और यहां माध्यम क्या लिया गया बेटा, कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां अपवर्तनांक कितना दे रखा है बेटा, 3/2 वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸। अब मान लीजिए ये हमें फाइंड करना है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके क्या करेंगे, इसको इधर गुणा में लेके आते हैं, और ये क्या होगा बेटा, ये इधर गुणे में आ जाएगा और ये इधर गुणे में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा देखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए क्या होगा, यहां ये था हमारा ये 3 इंटू 10⁸, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, अपॉन 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होगा। आप देखिए यहां चेक करते हैं बेटा, 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है, यहां टिक कर देंगे बेटा। अब देखिए ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसे क्या कर देंगे बेटा, ये रॉन्ग है। वहां सिर्फ आपको ये देखना है जो सही है, जो सही विकल्प है, जो आंसर सही दे रखा है, उसी नंबर वाले गोले को हम OMR सीट में फिल करेंगे। समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है बेटा 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया बेटा। तो देखिए कितना होगा, यहां देखिए वायु में प्रकाश की चाल को हम मानते हैं यहां c, तो ये हो गया बेटा 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल, अब ये कह रहा है जल, जल का अपवर्तनांक दे रखा है बेटा 4/3, मतलब जल में, और जल का अपवर्तनांक दे रखा है बेटा 4/3 में प्रकाश की चाल क्या होगी। जो जल है जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, उसमें प्रकाश की चाल की बात कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए यहां क्या करेंगे, अपवर्तनांक हो गया बेटा यहां 4/3, तो चाल की बात कर रहा है बेटा, चाल होगी यहां v, तो इसके लिए सूत्र होगा बेटा अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल c, और ये हो जाएगा बेटा माध्यम प्रकाश की चाल v। तो बात पूछ रहा है v, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, v का गुणा इधर और इसे इधर एक्सचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v बराबर c/n। तो देखिए ये कितना दे रखा है यहाँ 3 इंटू 10⁸ अपॉन अपवर्तनांक दे रखा है बेटा यहां 4/3, 3 का मल्टीपल हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा 3 3 या 9। चलो एक बार लिख भी देते हैं यहां 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए यहां ये हो जाएगा यहां जाके 3 3 या 9 इंटू 10⁸ अपॉन 4
डिवाइड करते हैं बेटा इसमें, तो देखिए कितना होगा, 4 दूनी 8। इस प्रकार से यदि आप भाग देते हैं तो देखिए क्या होगा, 4 दूनी 8, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे बेटा, यहां 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, कितना शेष होगा बेटा, यहां 2 शेष रहेगा, दशमलव लगाए, ये हो गया 4 पंजे 20। तो कितनी वैल्यू निकल रही है बेटा यहाँ, 2.25। 2.25 इंटू, देखिए बेटा ये 10 की घात कितना है यहाँ, 8 मीटर प्रति सेकंड। ये जो हमारा जो पूछिए चाल, ये हमें यहाँ प्राप्त हो गई। अब देखो यहाँ ट्राई करते हैं इसे, तो विकल्प ए पे ही दे रखा है, देखो 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। बाकी का कोई भी विकल्प इस प्रकार का नहीं है। समझ में आया है? देखिए कभी कभी क्या पूछ लेता है, यहाँ यूनिट बदल देता है, कहीं आपको दिखाई दे, कभी कभी यूनिट भी बदल देते हैं, मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर घंटा कर दें। तो ये भी यूनिट भी पीछे चेक करना है आपको कि यूनिट भी कितना दे रखा है, मात्रक भी जरूर देखना है जब भी आपको यहां ठीक करना है। अब बात करते हैं बेटा यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल। पहले नंबर पे किसकी बात कर रहा है बेटा, जल की। वायु के सापेक्ष जल, वाटर की बात कर रहा है पहले पॉइंट में। फिर कह रहा है कांच, वायु के सापेक्षी क्या बेटा, कांच की बात कर रहा है कि अपवर्तनांक क्रमशः। पहले किसकी बात हुई है बेटा, ये जरूर देखना है। पहले बात हुई है जल की, किसकी बात हुई है बेटा, जल की। फिर किसकी बात हुई है बेटा, कांच की। तो इनके अपवर्तनांक क्या हो जाएंगे बेटा, यहां इसका हो जाएगा 4/3 और इसका हो जाएगा बेटा यहां 3/2। अब ये कह रहा है जल के सापेक्ष कांच, जल पहले बात किसकी कर रहा है, जल के सापेक्ष कांच की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। का अपवर्तनांक होगा, ये पूछा है इसने, क्या होगा। देखिए तो इसके लिए फॉर्मूला होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जिस प्रकार से मैंने आपको कई बार बताया है, अपवर्तनांक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में आपको बताया गया है कि जो भी फॉर्मूले हैं, अब ध्यान दीजिए यहां किसकी बात हो रही है बेटा, जल के सापेक्ष कांच की। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। देखो मिस्टेक कहां हो जाती है, सिर्फ यहां हो जाती है कि पहले इसे लिया जाए या इसे लिया जाए। तो ये ध्यान रखना है, यदि पीछे आया है, कांच पीछे आया है और जल आगे आया है, पीछे आया है तो कहां आएगा बेटा, ऊपर आएगा। पीछे आया है तो कहां आएगा बेटा, ऊपर आएगा कांच वाला, ANJ। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये आगे आया है तो कहां आएगा बेटा, नीचे आएगा। इसका ये वाला कहां आएगा बेटा, ANW। समझ में आया बेटा? तो देखिए इसे किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, WNG। इसका मतलब है बेटा यहां भाग, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भागित वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब देखो इनकी वैल्यू रख के देखते हैं। यहां ध्यान दो बेटा, जो ग्लास वाला जो अपवर्तनांक है वो कितना है बेटा, 3/2 डिवाइड, अब इसका कितना बेटा, 4/3। ये अब चेक करते हैं बेटा, देखिए डिवाइड 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। तो देखिए यहां क्या है बेटा, ये नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है इससे। यहां भी क्या है देखो बेटा,
3/2, 4/3 ये तो है, पर डिवाइड है, डिवाइड नहीं है, माइनस दे रखा है यहां, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा। यहां भी देखिए बेटा डिवाइड है और यहाँ क्या है बेटा मल्टीपल का साइन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ये सेम मैच कर रहा है, डिवाइड है, तो बेटा ये कैसा होगा, सही होगा। क्लियर हुआ होगा बेटा आपको। इस प्रकार से आपको जरूर देखना, एक एक नंबर इकट्ठा करने से, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और गड़े गड़े से बेटा बड़ा पात्र भर सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक एक रुपया यदि आप जोड़ते जाएं तो बहुत तगड़ी रकम बन सकती है, बहुत ज्यादा रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, एक एक नंबर की वैल्यू होती है। एक एक नंबर यदि हम सावधानी पूर्वक इकट्ठा करते हैं तो जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि हाँ, जो रिजल्ट में जो हमें प्राप्त अंक होते हैं वो अधिक होते हैं। अब देखिए बात करेंगे बेटा यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बेटा ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। लेंस किसकी बात कर रहा है बेटा, किसके द्वारा लेंस को बनाया जा सकता है। तो लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है बेटा, एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो देखिए जल भी कैसा है, जल में भी प्रकाश कैसी हो सकती है बेटा, पार हो सकती है, पारदर्शी है। ये भी इससे भी बनाया जा सकता है। अब बात करेंगे बेटा देखो कहां, कांच, कांच से भी हो सकता है। अब बात किसकी करेंगे बेटा, प्लास्टिक। प्लास्टिक कैसी होती है बेटा, देखिए प्लास्टिक जो पारदर्शक प्लास्टिक होती है, पारदर्शक प्लास्टिक होती है। जैसे आपने देखे होंगे प्लास्टिक के लेंस भी आते हैं जो चश्मों में लगते हैं, उनसे भी बनाया जा सकता है, मतलब तीनों से बनाया जा सकता है। अब बात किसकी करेंगे, ये करा इनमें से सभी, तो इनको ना करते हुए हम किसकी बात करेंगे बेटा, यहां बात करेंगे ये कैसा है बेटा, तीनों ही सही है, तो हम क्या कर देंगे इन सभी, इनमें से सभी से, सभी के द्वारा क्या किया जा सकता है बेटा, लेंस का निर्माण किया जा सकता है। अब बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बेटाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा यहां उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस कैसा है बेटा, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच, किसके बाद बात कर रहा है बेटा, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। अब देखिए बेटा इसके द्वारा जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा तो किस प्रकार का होगा। बात किसकी कर रहे हैं बेटा, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस में कैसा होता है बेटा, आभासी। आभासी के साथ में क्या है बेटा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र, मतलब लेंस के पास में ही वस्तु को रख दिया जाता है, तो उससे कैसा बनता है बेटा, बड़ा व सीधा बनता है। आभासी, बड़ा व सीधा। आप देखते हैं बेटा आभासी, सीधा व छोटा नहीं होगा, आभासी उल्टा है नहीं होगा, आभासी उल्टा व छोटा ये भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे बेटा, आंसर नंबर ए। आज हम आपको 25 क्वेश्चन ही कराते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको जो शेष मोस्ट प्रश्न हैं वो कराए जाएंगे। सभी से यही कहना है, परीक्षाएं नजदीक हैं, नजदीक परीक्षाओं को ध्यान में देते हुए पढ़ाई को इस प्रकार से कीजिए कि समय कम खराब हो, हमें लर्निंग पर ध्यान देना है, समझना भी है और साथ में लर्न भी करना है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है
कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, अंक के प्रश्न होते हैं, उनके लिए हमें अभ्यास करना है। जितना आप अपने हाथ से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उतना ही आप अधिक सीख पाएंगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास होगा कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं, सभी छात्र छात्रा जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सबको विश्वास होगा कि हमारे द्वारा जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो तुम सॉल्व करोगे बेटा, उस पर आपको विश्वास बन जाएगा जो भी कर रहे हैं वो सही दिशा में चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। सभी के लिए धन्यवाद। मेहनत करें, अच्छे अंकों के प्राप्ति के लिए डट के मेहनत करें।